नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केवल शिक्षा प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य न हो, बल्कि शिक्षा के साथ साथ समाज का कल्याण कैसे किया जाए और किस तरह से युवा समाज से जुड़े, यह परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करती हूँ पुनः, और आयोजक मंडल का और महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों का, और जो भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड इस वेबिनार में जुड़े हैं अतिथि, उन सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं अब आग्रह करता हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर MM सेमवाल सर से आग्रह करता हूं। महोदय, मुझे बड़ा फर्क महसूस हो रहा है कि आप राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में, जिसका विषय है संस्कृति शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के विचारों और दर्शन की प्रासंगिकता पर आप मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। पूरा महाविद्यालय आपका स्वागत अभिनंदन करता है। प्रोफेसर MM सेमवाल सर। नमस्कार जितेंद्र, मेरी एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। राष्ट्रीय सेवा योजना सेल गवर्नमेंट PG कॉलेज अगस्त मुनि के तत्वाधान में इस वनडे वेबिनार में दून विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल मैडम और इस वेबिनार के मुख्य संरक्षक डायरेक्टर हायर एजुकेशन उत्तराखंड प्रोफेसर PK पाठक, नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी दिल्ली से प्रोफेसर शिव शंकर मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक प्रधानाचार्य प्रोफेसर पुष्पा नेगी मैडम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतपुली से प्रोफेसर संजय कुमार जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा डॉक्टर DS बिस्ट तथा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे सभी प्यारे NSS के वॉलंटियर्स, मैं हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय का आभार प्रकट करता हूं कि आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। जैसे कि आज के इस कार्यक्रम के जो कन्वीनर हैं जितेंद्र जी ने मुझे कहा है कि मैं अपनी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फोकस करके अपनी बात रखूं। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना आयोग के सभी स्वयं सेवकों का, विद्यार्थियों का और जो इस मंच पे जुड़े हुए हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को थी और हम एक पूरे सप्ताह विवेकानंद जी पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में अभी मैडम ने अपना वक्तव्य दिया। स्वामी विवेकानंद का जो कथन है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे कि एक चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और अपने पैरों पर खड़े हो सके। वे एक ऐसी शिक्षा की बात करते थे जिसमें विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास भी हो सके। और विवेकानंद के बारे में जो एक बड़ा कोटेशन है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, उन्होंने कहा था कि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। तो इसी सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प आज धारण करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी के छोटे से जीवन काल की यही सकारात्मकता
हमें आज विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी का एक सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते थे कि वेदांत का दर्शन है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान का समस्त भंडार निहित है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो थी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण मुदच्येत पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेव विशिष्टि। अर्थात वह जो परम ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, वह जो अनंत और पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। यह दृश्य मानव जगत भी क्या है, अनंत है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और जैसे कि मैडम ने भी कहा कि 12 जनवरी 1883 को कलकत्ता में जन्मे, जो कि बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ, आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। और उनका जो बहुत महत्वपूर्ण जो भाषण था शिकागो की धर्म संसद में 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा आज पूरे देश में होती है, जिससे कि भारत का मान सम्मान बढ़ा है। अगर हम विवेकानंद जी की शिक्षा की बात करते हैं, वे कहते थे कि जो वर्तमान जो शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा का दोष यह है कि इसका पीछा करने का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। और विवेकानंद ने कहा कि उनके अनुसार सभी तरह की शिक्षा का जो अंत, हर एक जो शिक्षा है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य को बनाना है, मानव को बनाना है। वह वेदांत के अपने समग्र दर्शन के आलोक में शिक्षा देने वाले व्यक्ति की योजना तैयार करता है। और शिक्षा का उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्णता को प्रकट करना है, जो कि हमारे आंतरिक का जो हमारा स्व है, जो हमारा इनर है, इसका एक स्वभाव है, इसकी बात को वो फोकस करते थे। और शिक्षा का महत्व देते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा और केवल शिक्षा। यूरोप के अपने यात्रा में उन्होंने कहा कि अनेक जो यूरोप की जो सिटीज थी, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने गरीबों तक की जो सुख सुविधाओं को और उनकी शिक्षा को देखा, तो जिसके सामने मेरा मन अपने देश के जो गरीब लोग थे उनकी छवि उतर आई और मेरी आंखों में आंसू निकले। इतना अंतर क्यों, आखिर इतना अंतर क्यों? और मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला, केवल शिक्षा और शिक्षा से आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास से अंतर में बैठा जो ब्रह्म जागता है, और जबकि हमारा ब्रह्म सने सने शांत होता जा रहा है। तो ये केवल वो उनका कहना था कि शिक्षा का जो महत्व है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा और केवल शिक्षा से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। और वह कहते थे कि जब हम ऐसी शिक्षा केवल एक जानकारी का जो ढेर है वो शिक्षा नहीं कहलाता है, जिसे कि विद्यार्थियों के दिलों और दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया जाता है, जो बिना आत्मसात हुए वहां जीवन भर उपद्रव मचाता है। हमें विचारों को इस प्रकार आत्मसात कर लेना चाहिए, उसके द्वारा हमारा जीवन निर्माण हो सके और हमारा चारित्रिक गठन हो सके और हम मनुष्य बन सके। इसी बात को लेकर के जब हम आज बात करते हैं, तो शिक्षा एक ऐसा बुनियादी मसला है, एक सवाल है, और भारत की तमाम समस्याओं का मूल कारण ही अशिक्षा है। वे केवल कैरियर निर्माण पर आधारित शिक्षा के बजाय आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली और चरित्र निर्माण करने वाली सच्ची शिक्षा के पक्षधर थे। स्वामी विवेकानंद दलित, वंचितों, गरीबों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए तो शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, और वे ऐसी शिक्षा की बात करते थे जो युवाओं के चरित्र निर्माण में सहायक हो सके। और ऐसी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि विद्यार्थी के ज्ञान प्राप्त करके वो एक आत्मनिर्भर बन सके, और आत्मनिर्भर बन करके वो चुनौतियों का सामना कर सके, जिसे आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम आज स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं। और आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है,
जब हम आज की जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हम इसी बात को दोहराते हैं और इसी बात को हम कहते हैं कि आज हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी कोर वैल्यूज ही क्या है? कॉन्फिडेंस है। उसकी जो कोर वैल्यूज है, उसका जो मूल्य है, उसमें कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है और कैरेक्टर से भरे युवा भारत का निर्माण करना है। यही स्वामी जी का विजन था। वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा ऐसी हो जो कि आत्मविश्वास दे और उसको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए। आज केवल किताबी जो ज्ञान है या जो तो तमाम जो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो आर्ट्स की स्ट्रीम है, कॉमर्स की जो बंदिशें हैं, केवल मार्कशीट और जो डिप्लोमा तक ही युवाओं की जो ऊर्जा को हम क्यों बांध के रखा जाए। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस इस बात पर अधिक है कि इंक्लूजन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मूल में है, इसमें भाषा सिर्फ एक माध्यम का ज्ञान का पैमाना नहीं है, वे एक नई एजुकेशन पॉलिसी की भावना है। गरीब से गरीब को देश की जो हमारी गरीब देश की जो हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों की उनको उनकी जरूरत, उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार मिले। और इसमें इस पॉलिसी में इस बात को सुनिश्चित किया गया है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी शिक्षा व्यवस्था के सार्थक बदलाव तभी इसमें तेजी लाएगी। तेजी से ये बदलाव आएगा जब हम आप सब इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें। विशेष तौर पर हमारे शिक्षक, हमारे जो अभिभावक, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम सब मिलकर, हम सबका एक दायित्व है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जितेंद्र, मे आई ऑडिबल? आ रहा है मेरी आवाज? यस सर, यस सर। अगर कहीं बीच में वर्ड में होगा तो प्लीज है ना मेरे को बता दीजिएगा। नाउ व्हाट इज एजुकेशन? जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा किसी भी सभ्य समाज का एक आधार होती है। शिक्षा ही देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है और विकास के सोपान में शिक्षा के माध्यम से ही हम तय किए जाते हैं। और आज हम जब 21वीं सदी की बात करते हैं, ये 21वीं सदी सूचना एवं ज्ञान के इस युग में बहुत सी चीजें बदल गई हैं और जिस कारण इस युग की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। और आज से लगभग हम 100 साल पहले की जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि ही विकास का एक मापदंड होती थी। लेकिन आज सेवाएं और जो हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी को डेवलप व प्रगति का एक आधार माना जाता है। और आज विकास की आवश्यकताओं में आवश्यकताएं और जो चुनौतियों दोनों में बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। अतः इन नई आवश्यकताओं और इन नई चुनौतियों के लिए जरूरी है कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो समयानुकूल हो और जो नई संभावनाओं की खोज करने को हमें प्रेरित करे, वह इन चुनौतियों से लड़ने के लिए समाज और नागरिक को हम तैयार कर सकें। आज कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जो संपदा है उसकी युवा शक्ति है और यदि हमारी युवा शक्ति सामर्थ्यवान होगी और समय की मांग के अनुसार क्षमतावान होगी, तभी यह हमारी संपदा होगी, अन्यथा यह एक हमारा एक भार साबित होगी। शिक्षा पद्धति कि जब हम बात करते हैं, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कौशल युक्त, रचना युक्त, सामर्थ्यवान व क्षमतावान हमको बनाए। और ये जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में जब हम देखते हैं, ये जो शिक्षा नीति 2020 है, इसके मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। भारत की जो ये शिक्षा नीति आई है 2020, ये 34 साल बाद आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात है। पहली बार एक समेकित शिक्षा व्यवस्था बनी है जो समग्रता को लेकर के चलती है, एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है जिसमें जड़ से और जग तक पहुंचने का एक विधान है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी शिक्षा नीति आई है जो इंटीग्रेटेड है, एक सूत्र में बंधी है, प्राथमिक से लेकर शोध के स्तर तक इसमें एकात्मकता का भाव है। जब हम बात करते हैं पाठशाला से अनुसंधानशाला को जोड़ा गया है, इसमें इस एजुकेशन में पाठशाला से अनुसंधान को जोड़ा गया है। इसमें धर्म, आध्यात्म, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान,
और अनुसंधान सभी विधाओं का इसमें बोध होता है। और इसमें सूत्र भी है, इसमें स्रोत भी है। यह नीति एक समावेशी है। और इस शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं, ये शिक्षा नीति जिसमें कि हमें 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। और हमारा लक्ष्य है अब न्यू एजुकेशन पर हम अपने जीडीपी का 6% खर्च करने की बात इसमें की गई है। और मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं केवल और केवल स्कूली एजुकेशन पे अपनी बात को फोकस करूंगा। हमारे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर्स हैं 2020 के। ये जो 5 स्तंभ हैं हमारी नई शिक्षा नीति के, जिसमें एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी जहां सभी तक पहुंच हो, इक्वलिटी है, समता है, आधारित हो, अभाव व असमानता विहीन समाज का निर्माण करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना दिया है, अब हमें गुणात्मक शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। हमने स्कूल कॉलेज स्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, अब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव एजुकेशन, शिक्षा गुणात्मक परक होनी चाहिए, जिसमें स्नेह भी हो, सौहार्द भी हो, समन्वय भी हो, समरसता भी हो, संतुलन भी हो और सभी के प्रति सम्मान हो। हम ऐसी ये हमारा तीसरा पिलर है, क्वालिटी। हमारा एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन शिक्षा कम खर्चीली हो, शिक्षा पर केवल और केवल संपन्न वर्ग, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, उसका ही विशेषाधिकार न हो, अर्थात प्रत्येक वर्ग का ध्यान इसमें इस नीति में रखा गया। और सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति में है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण संस्थान में हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं और सभी स्टेक होल्डर अकाउंटेबल हैं, तभी शिक्षा का संकल्प पूरा हो सकता है और हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको हासिल कर सकते हैं। और एक वैश्विक नागरिक तैयार करने के सभी गुण इस नीति में विद्यमान हैं। और अगर हम सबसे पहले स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, तो स्कूली शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो अभी तक हमारे पास जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो था 10+2, जिसमें कि हमारी जो पूरी जो स्कूली शिक्षा थी वो 10+2 पर आधारित थी। लेकिन अब हमारी एक नई प्रणाली होगी जिसमें हम 5+3+3+4 की बात करते हैं। इसमें पहले 5 वर्ष अर्ली एजुकेशन के होंगे और ये जो अर्ली एजुकेशन होंगे, जिसको हमने EEC कहा है, अर्ली चाइल्ड पॉलिसी के नाम इसको दिया गया है, इसमें 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो आय है, 3 to 6, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा के अंतर्गत इनको भी शामिल किया गया है। और 5+3+3+4 का जो प्रारूप है, पहले बच्चा 5 साल में स्कूल जाता था और कक्षा 1 और 2 में वो अब क्या है, अब पहला जो है 1 और 2 में पढ़ेगा और इन्हें मिलाकर 5 साल वो पूरे किए जाएंगे। इसके बाद वो 8 साल से 11 साल, 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की जो 3 कक्षाएं हैं, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की वो पढ़ाई करेगा। अगर हम देखें तो पहला, इसके बाद वो 11 से लेकर के और 14 साल के उम्र में वो कक्षा 6 और 7 की पढ़ाई उसकी होगी। और उसके बाद वो जब 14 से 18 साल की आयु का होगा तो वो 9वीं और 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेगा। पहले हमारे पास हमारी जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट, वो 12 साल तक के बच्चों पे निगरानी रखती थी, राइट। अब क्या है, अब वो 15 साल तक उस बच्चे को पे निगरानी रखेगी, उसकी मॉनिटरिंग करेगी। और वर्तमान में 3 से 5 वर्ष की उम्र में के बच्चे 10+2 वाली जो हमारी पुरानी जो स्कूली प्रणाली थी, उसमें ये शामिल नहीं था। 6 वर्ष के बच्चों को प्रवेश ही प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 में दिया जाता था। हालांकि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं या जो प्री स्कूलिंग के लिए सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी की पहले से भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस ढांचे को और मजबूत किया गया है। और वर्तमान समय में विशेष रूप से जो सोशियो इकोनॉमिक, जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है,
जिनकी पृष्ठभूमि है, उसके जो करोड़ों जो बच्चे हैं, उनकी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और खास करके जो बाल्यावस्था है, उनकी जो देखभाल और शिक्षा उनकी उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसको ध्यान में रख करके इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको कहा गया अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ECC का मतलब ही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया। और पहले हम केवल न्यूट्रिशन, अब हमारा केवल न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि एक एजुकेशन प्रोग्राम बन गया है, जिसमें आगे चल करके बच्चों का बेहतर विकास हो सके। और इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को समय अनुसार बनाने के लिए इसमें बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को समयानुसार बनाने की कोशिश की गई है। और जो ये जो जिसमें मैंने आपको ECCE की बात की, इसमें मुख्य रूप से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीली है। ये लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, और ये जो एजुकेशन होगी ये खेल आधारित होगी, गतिविधि आधारित होगी, खोज आधारित होगी, आधारित शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अंक, रंग, अक्षर, आकार, इंडोर, आउटडोर, खेल, पहेलियां और तार्किक जो जिसको हम कह सकते हैं रीजनिंग और सोच, समस्या को सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग तथा अन्य गतिविधियों को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। और ताकि छात्र को उसका जो सामाजिक कार्य, उसका जो मानवीय संवेदना युक्त जो उसका व्यवहार है, उसका जो शिष्टाचार है, उसकी जो नैतिकता है और आपसी सहयोग की जो भावना है, बच्चों में जो कोऑर्डिनेशन है, जो लीडरशिप है, उसको सिखाया जाएगा। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात की गई है, इस ECC की पूरा जो पाठ्यक्रम है, वो पूरा पाठ्यक्रम NCERT के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और अभिभावकों को भी ये बताया जा रहा है कि 0 से लेकर 3 वर्ष का जो सब फ्रेमवर्क बनेगा, जिसमें अभिभावक को बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे को जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते थे, कुछ बच्चे भी प्री स्कूल में पढ़ते थे, ये पूरा जो सिस्टम होगा ये कंटिन्यू किया जाएगा। और वहाँ एक प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम तैयार किया जाएगा, और जिसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और बुनियादी जो शिक्षा है, जिसमें 6 से लेकर के 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो कक्षा 1 से 2 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक लिटरेसी साक्षरता, बेसिक लिटरेसी साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी संख्या का ज्ञान। आज अगर हम देखते हैं कि कक्षा 3 का जो बच्चा है वो कितना रीडिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, कितना वो पढ़ पाता है, और उसका न्यूमरेशन जो बेसिक न्यूमरेसी है, संख्या ज्ञान के लिए एक फाउंडेशन बनाया जाएगा जो इन दोनों को पर फोकस करेगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन जो पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग भी करेगा कि वह बच्चा जो कक्षा 3 तक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की अच्छी तरह से सीख ले, ये इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। और इस नीति में पाठ्यक्रम में पढ़ाने का जो तरीका है, का जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी परिवर्तन किया गया। पूरा स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया गया। जो पेडागोजी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आया है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई चीज नहीं आया। स्कूल और उसके स्ट्रक्चर में कोई, केवल जो पेडागोजी स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन किया गया। जो नया सिस्टम है वो नया सिस्टम अब 15 वर्ष का होगा, जो कि 5+3+3+4 का होगा। और इसमें जो पहले 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक के हैं, जिसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, और जो 12 वर्ष का होगा उनका कार्यक्रम इस तरह का बनेगा कि जो बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे, अर्थात कक्षा 3 का बच्चा एक ही तरह की पढ़ाई करे, प्ले एक्टिव बेस्ड फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव कर सके। और कक्षा 6 से 8 का जो मिडिल एजुकेशन में है, उसका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद मल्टीपल अप्रोच होगी। और प्राथमिक
इसमें इस एजुकेशन में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा में जब वो जाएगा तो माध्यमिक शिक्षा में टैलेंट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सिखाने का लक्ष्य रखा गया है। उसका टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा। 9 से 12 कक्षा में मल्टीपल डिसिप्लिनरी का होगा, जो बच्चा केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक भी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, सोशल स्टडीज ले सकता है। माध्यमिक शिक्षा में ही छात्र के पास विषय चुनने का एक विकल्प होगा और जिससे छात्रों को विषय का बोध भी इसमें करवाया जाएगा। और बच्चे का जो साइंटिफिक टेम्पर है, उस साइंटिफिक टेम्पर को कक्षा 3 से ही डेवलप किया जाएगा। मैं इस बात पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बच्चे का जो कक्षा 3 का जो बच्चा है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 3 बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, आगे भी मैं इस पे बात करूंगा। तो साइंटिफिक टेम्पर कक्षा 3 से ही डेवलप किया जाएगा। साथ ही उसको गणितीय ज्ञान के साथ कक्षा 6 के बच्चे को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। और इसमें नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन curriculum and other activities, no separations between vocational and academic streams। पहले क्या होता था, पहले जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती थी, जो डिबेट्स में जो भाग लेते थे, जो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये नॉन एकेडमिक होते थे, इनके कोई नंबर नहीं होती। अब सभी को एक सेम लेवल पे रखने की व्यवस्था इस NEP 2020 में की गई। और हमारा पूरा जो मौजूदा पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं जो 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 बहुत कठिन है, जिसमें बच्चे को लाइफ स्किल जैसे जो क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए समय नहीं मिलता है। इसलिए एसेंशियल कंटेंट तक पाठ्यक्रम को सीमित किया जाएगा और उससे लाइफ स्किल के लिए भी समय इसमें मिल सके, ये तमाम व्यवस्था इस सिस्टम में देने की गई है। और खास करके जो वोकेशनल एजुकेशन जो कक्षा 6 से प्रारंभ होगी, इसमें ये कक्षा 6 से जो प्रारंभ होगी इसमें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जिसमें लोकल क्राफ्ट को सीखने के लिए बिना बस्ते के बच्चे को 10 दिन तक इंटर्नशिप करेगा वो। और वो क्या करेगा, हो सकता है वो हमारे आस पड़ोस जो कारपेंटर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, बढ़ई होता है, या जो लोकल जो क्राफ्ट होता है, जो ट्रेड के बारे में जानकारी उससे मिल सके। और नई शिक्षा नीति में है कि वो स्किल एजुकेशन अर्थात कौशल युक्त शिक्षा का प्रावधान इस एजुकेशन व्यवस्था में किया गया है। नई शिक्षा नीति में जो खास बात है वो ये है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि जब वो 12वीं तक की पढ़ाई कर, 12वीं तक का जो प्रथम चरण की जो शिक्षा पूरी कर लेगा, उसके पास कम से कम एक स्किल जरूर हो, ताकि जरूरत पड़ने पे आगे उसको वो रोजगार के रूप में भी उसको अपना सकता है। और इसके लिए सभी स्कूलों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की बात की गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिपोर्ट कार्ड भी इसका होगा, वो रिपोर्ट कार्ड भी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड होता था वो 2 पेज का होता है, एक तरफ उसके मार्क्स होती हैं और एक तरफ जो टीचर के रिमार्क होता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट कार्ड होगा, ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा, ये 3 स्तर का होगा। इसमें बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके जो अपने साथी हैं, जो सहपाठी हैं, उनके द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा, जो शिक्षक के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड में हर साल बच्चे ने कौन सी लाइफ स्किल सीखी है, उसके माता पिता के साथ इस पे चर्चा भी होगी कि आपके बच्चे ने क्या क्या बातें सीखी हैं। और बच्चे को पूरी तरह से उसकी एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। और जब बच्चा कक्षा 12 पास करके करेगा तो उसके पास 15 वर्ष का पूरा एक हिसाब किताब होगा, पूरा 15 वर्ष का उसका लेखा जोखा उस कार्ड में होगा। विशेष करके उसमें उसने कौन सी स्किल सीखी होगी ये जानकारी होगी। और प्रत्येक बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो वो वोकेशनल स्किल्स वो एक तरह से हासिल करके निकलेगा। और इस पॉलिसी में लर्निंग आउटकम को भी ट्रैक किया गया है कि लर्निंग आउटकम्स भी ट्रैक करना पड़ेगा। बच्चे ने बुनियादी शिक्षा जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कितनी अचीव की है, इस बात को भी इसमें फोकस किया गया है। और इसमें जैसे कि हमने शुरू में भी इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि शिक्षा में अहम बदलाव के लिए मातृभाषा
को शामिल किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर आगे की कक्षाओं में भी इसे जारी अगर वो बच्चा रखना चाहता है तो बेहतर होगा। और तमाम शोधों से भी ये पाया गया है कि ये बातें भी सामने आई हैं कि बच्चा अगर अपनी अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा में चीजों को बेहतर ढंग से समझता है, और इसीलिए शुरुआती जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा में व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं तो वह समझ सकता है कि वह अब उसके मस्तिष्क में वो घर जाती है। और लेकिन अगर उसकी मातृभाषा में अगर हम बात करते हैं तो वह उसके हृदय को एक तरह से छू जाती है। इसलिए मातृभाषा की बात इसमें फोकस किया गया। इसके अलावा इसमें इसका नेशनल असेसमेंट की भी बात की गई है, परख के द्वारा इसका असेसमेंट की भी बात की गई है, और इसमें गिफ्टेड बच्चों की भी बात की गई है, इसमें टैलेंटेड बच्चों की भी बात की गई है, उनको आइडेंटिफाई करने की भी बात की गई है। ये पहली शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षक और शिक्षण और प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है। इसकी सफलता के लिए पैरामीटर्स तैयार किए जा रहे हैं। और शिक्षा नीति केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों को भी बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रेरित करने वाली ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इसमें ये जो नीति है एक प्रगतिशील हम कह सकते हैं ये नीति है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं जो राइट टू एजुकेशन जो हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ है उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, जो बढ़कर के अब 3 से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए इसको किया गया। प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा तक इसको अनिवार्य बनाया गया है। और स्कूली शिक्षा 2030 तक हम जो GR बढ़ाने की भी बात इसमें की है, ग्रॉस जो एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात 100%, उच्च शिक्षा में 50% 2035 तक हमको इसको करना है। किसी भी शिक्षा नीति के अगर हम देखें, जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं उसके करिकुलम को कम करने की बात इसमें की। और सबसे बड़ी बात 3 कोर एस्पेक्ट्स ऑफ एनी पॉलिसी। जब भी हम कोई नीति बनाते हैं, हमारी सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन। किसी भी नीति के 3 पहलू होते हैं। पहला होता है इंटेंट, इरादा क्या है। हमारे इस पॉलिसी का इरादा बहुत मजबूत इरादा है और फ्यूचरिस्टिक है। कंटेंट क्या है, इसमें सामग्री क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा आती है बात, कंटेंट की बात आती है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अब हमारा इरादा भी सही है, कंटेंट भी हमारे पास है। अब आती है बात क्रियान्वयन। अब क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संसाधन। इस नीति में इरादा भी है, सामग्री भी है। अब महत्वपूर्ण है कि इसका क्रियान्वयन कैसे हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करना होगा। और इस पे पूरी तैयारी हर इंस्टीट्यूशन, हर विश्वविद्यालय और हर एक शिक्षण के जो संस्थान है उस पे कार्य कर रहे हैं। शिक्षा चूंकि एक साझेदारी का विषय है, इसलिए हमें मिल करके इस पे काम करना होगा। इसके लिए आवश्यकता है कि हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स का निर्माण करके इन तमाम समस्याओं का हम निरीक्षण करें, जिसके साथ हम सोसाइटी के साथ मिल करके इस पॉलिसी को हम क्या करें, हम इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी भूमि। अब सवाल उठता है कि जहां आज हमारे पास इतने सारे वॉलंटियर्स हमारे यहाँ पे हैं, NSS के हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं रोल ऑफ वॉलंटियर्स द इम्प्लीमेंटेशन इन दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम सबकी कैसी जिम्मेदारी है। हम कम्युनिटी जो हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो स्कूल एलुमनाई है, हमारे कॉलेज एलुमनाई है, हमारे इंस्टीट्यूशनल एलुमनाई है, हम सबको मिलकर के 1-to-1 ट्यूटरिंग करनी पड़ेगी। और हमारे पास बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारे बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। उनको हम एडॉप्ट करें, टीचर के साथ हम असिस्ट करें, और अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने नगर के बच्चों की मदद कर सकते हैं। उसके लिए हम कैरियर काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। किसी स्कूल को हम सपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में हम काम कर सकते हैं। जैसे कि NSS के बच्चे, NSS के जो
मोटो भी है और कम्युनिटी में काम करना और आप करते भी हैं। आप सबको यह भी देखना है कि गांव में या मोहल्ले में, नगर में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है उसको मोटिवेट करें, और खास करके इस कोविड के दौर में जो हमारे प्रवासी लोग आए हैं, लौट के आए हैं, नो चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्कूल न जा पा रहा हो। और कोई हमारे अगल बगल के जो कोई कलाकार होता है, कोई शिल्पी होता है, तो उसको भी हम स्कूल तक पहुंचाएं और उसके साथ बच्चे का तालमेल बनाएं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका प्रचार प्रसार पंचायत और नगर पालिकाओं तक हम इसको करें, कम्युनिटी तक पहुंचाएं, पेरेंट्स को समझाएं। और खास करके कोविड के दौरान जो बच्चे का जो लर्निंग लॉस हुआ है, जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं उनका जो लर्निंग लॉस हुआ है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। खास करके जो हमारे यहाँ जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं साइंस और मैथमेटिक्स में, उनको हेल्प करें, उनकी लर्निंग लॉस को हम कम कर सकते हैं। और हम टीचर्स के साथ भी असिस्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में एनएसएस के वॉलंटियर्स के द्वारा मैं पढ़ रहा था कि एक सेवापुरी ब्लॉक है, उसमें वो एनएसएस के बच्चे टीचर्स के साथ असिस्ट करके गांव में जाकर के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम इस शिक्षा नीति को हम गांव-गांव तक पहुंचाएं। हम विजन हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये मानना है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक ये प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, और जिसमें आधुनिकता और भारतीयता का संगम है। यह नीति एक समावेशी समाज, इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण की ओर ये नीति ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सब ने मेरे को इतने लंबे समय तक ध्यानपूर्वक सुना। मैं महाविद्यालय का, विशेष करके वहाँ अगस्त्यमुनि महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पा नेगी और उसके इस कार्यक्रम के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल होगा तो वो सवाल भी लिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।